तो अगर दिल्ली पुलिस में शामिल होना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि तैयारी कैसी होनी चाहिए। चलिए, हाल ही में जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी ना, उसके कुछ सवालों पर एक नजर डालते हैं। इससे अंदाजा लगेगा कि इस वर्दी तक पहुंचने का रास्ता कैसा है। तो आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के कुछ दिलचस्प सवालों को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल उम्मीदवारों से असल में उम्मीद क्या की जाती है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो अहम पदों पर बैठे हैं। मतलब ये कि देश और दुनिया में कौन क्या है, इसकी जानकारी परखी जाती है। देखिए, सवाल सिर्फ केंद्र तक ही सीमित नहीं है। यहाँ सीधा हरियाणा के राज्यपाल के बारे में पूछा गया है। मतलब राज्यों की राजनीति पर भी पैनी नजर रखनी होगी। तो सही जवाब है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। और यहाँ एक और चीज पर ध्यान दीजिए, सिर्फ नाम काफी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है कि वो 19वें राज्यपाल हैं। मतलब डिटेल्स कितने मैटर करते हैं, ये साफ है। अब भारत से थोड़ा बाहर निकलते हैं और दुनिया पर नजर डालते हैं। ये सवाल दिखाता है कि उम्मीदवारों से उम्मीद की जाती है कि वो ग्लोबल लेवल पर भी अपडेटेड रहें। और जवाब है क्रिस्टोफर लक्सन। तो बात एकदम साफ है, करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ भारत की खबरें नहीं, बल्कि दुनिया में क्या कुछ बड़ा हो रहा है उस पर भी नजर बनाए रखनी है। तो हमने लीडर्स की बात तो कर ली, लेकिन देश सिर्फ नेताओं से नहीं, कानून से भी चलता है ना। तो अब जरा देखते हैं कि इस परीक्षा में कानून और शासन को लेकर किस तरह के सवाल पूछे गए। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी, उनकी नियुक्ति आखिर करता कौन है? ये हमारी कानूनी व्यवस्था की एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया से जुड़ा सवाल है। अब देखिए, इसका जवाब सिर्फ राष्ट्रपति कहकर खत्म नहीं हो जाता। ये जानना भी जरूरी है कि ये किस संवैधानिक नियम के तहत होता है। यहाँ अनुच्छेद 76(1) का जिक्र है, जो दिखाता है कि कानून की सतह ही नहीं बल्कि गहरी समझ चाहिए। कभी कभी ना परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाते हैं जो बहुत मिलते जुलते लगते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल वही दिखा रही है, दो अलग अलग लेकिन बहुत जरूरी संवैधानिक संशोधनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर रही है। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में भारतीय कानून में कितने बड़े बदलाव हुए हैं? परीक्षा में इस तरह के लेटेस्ट लीगल अफेयर्स से जुड़े सवाल भी पूछे गए थे। ये सिर्फ एक कानून का नाम बदलना नहीं है, बल्कि ये भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। सोचिए, 1860 का कानून बदला गया है। चलिए, अब जरा भारत की जड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ की रंग बिरंगी संस्कृति, इसका गौरवशाली इतिहास और भूगोल देखते हैं। यहाँ से क्या सवाल थे? जल्लीकट्टू का नाम तो सब ने सुना ही होगा, है ना? ये सवाल इस मशहूर और कभी-कभी विवादों में रहने वाले खेल को सीधे सीधे उसके राज्य से जोड़ता है। सही जवाब है तमिलनाडु। कौन सा त्योहार किस राज्य का है, कौन सी परंपरा कहाँ की है, ये सब जानना भारतीय संस्कृति की गहरी समझ को दिखाता है। बात सिर्फ त्योहारों पर ही नहीं रुकती। परीक्षा में ये भी परखा जाता है कि भारत के इतने सुंदर और अलग अलग शास्त्रीय नृत्यों के बीच का फर्क पता है या नहीं। और आखिर में एक नजर डालते हैं इकोनॉमी और स्पोर्ट्स की दुनिया पर। ये दो ऐसे एरिया हैं जो परीक्षा में हमेशा एक अहम रोल निभाते हैं। ये टाइमलाइन एक तरह से भारत की आर्थिक कहानी बताती है कि कैसे हमने कृषि से शुरुआत की और कैसे धीरे धीरे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का दौर खत्म हुआ। ये पूरा सफर समझना जरूरी है। अच्छा, खेलों की जानकारी का मतलब सिर्फ स्कोर जानना नहीं होता। उस खेल से जुड़ी जो खास शब्दावली होती है ना, उसका मतलब भी पता होना चाहिए। तो जवाब है गोल्फ और आइस हॉकी। ये सवाल एकदम साफ करता है कि अलग अलग खेलों की बारीकियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा खेल है जिसने भारत को ओलंपिक में बाकी सभी खेलों से ज्यादा मेडल दिलाए हैं? जी हाँ, ये चार्ट हॉकी के उस सुनहरे दौर को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद आखिर हम क्या समझ सकते हैं? ये परीक्षा किस तरह के उम्मीदवार को ढूंढ रही है? इसका पैटर्न क्या कहता है? तो देखिए, पैटर्न एकदम साफ है। कामयाब होने के लिए एक ऑलराउंडर होना पड़ेगा। मतलब भारतीय राजनीति और संविधान से लेकर हाल की नियुक्तियों, कानूनी बदलावों और हाँ, खेल और संस्कृति की गहरी समझ सब कुछ जरूरी है। ये दिखाता है कि जानकारी कितनी व्यापक और गहरी होनी चाहिए। और आखिर में एक सवाल, ये परीक्षा सिर्फ ये नहीं बताती कि उम्मीदवारों को क्या जानना चाहिए, बल्कि ये भी दिखाती है कि एक समाज के तौर पर हम किस तरह की जानकारी को सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं। सोचने वाली बात है ना? नमस्ते और स्वागत है
आज हमारे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का एक क्वेश्चन पेपर है 18 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट का। तो हमारा मकसद इन सवालों को रटना नहीं है, बल्कि इनके जरिए मतलब एक बड़ी तस्वीर को समझना है। बिल्कुल, ये सवाल एक तरह से आईना है कि देश में क्या चल रहा है, संविधान कैसे काम कर रहा है, इतिहास से हम क्या सीख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन सवालों के पीछे क्या कहानियां छिपी हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले राजनीति और शासन। पहला ही सवाल था कि हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हाँ, इसका सही जवाब है प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी। इससे जुड़ा एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि एक राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जो शक्ति का संतुलन होता है वो असल में काम कैसे करता है? देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। संवैधानिक तौर पर तो सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अच्छा। लेकिन वो काम करते हैं मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर, क्योंकि मुख्यमंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो राज्यपाल एक तरह से केंद्र के प्रतिनिधि और राज्य के संवैधानिक प्रमुख, मतलब एक दोहरी भूमिका निभाते हैं। एकदम सही। इसी संतुलन पर पूरा ढांचा टिका हुआ है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा अगला सवाल था कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जाहिर है इसका जवाब राज्यपाल ही होगा। जी, अनुच्छेद 164 के तहत ये नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं, पर वो अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन सकते। उन्हें उसी नेता को बुलाना होता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो। समझ गया। अब केंद्र पर आते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। अच्छा। लेकिन ये केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर होता है। और एक और बात, इनका कोई तय कार्यकाल नहीं होता। मतलब ये राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर रहते हैं? बिल्कुल, जब तक राष्ट्रपति चाहें। तो एक तरह से जब सरकार बदलती है तो महान्यायवादी भी बदल जाते हैं। हाँ, क्योंकि वो सरकार के ही सबसे बड़े वकील होते हैं ना। जी, अभी आर वेंकटरमणी इस पद पर हैं। अब बात करते हैं संसद की। उच्च सदन कौन सा है? ये तो हम सब जानते हैं, राज्यसभा। पर मुझे ये हमेशा बड़ा दिलचस्प लगता है कि इसे स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसे स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी पूरी तरह भंग नहीं होती, लोकसभा की तरह। अच्छा। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। तो एक निरंतरता बनी रहती है। हाँ बिल्कुल, ताकि देश में कभी भी एक संसदीय शून्य की स्थिति न बने। इसीलिए वो सवाल भी पूछा गया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत भंग कर सकते हैं, और जवाब था कोई नहीं। एकदम सही, राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर ही नहीं सकते। हाँ, लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत जरूर कर सकते हैं। चलिए, संविधान की बात चली दी है तो एक बहुत चर्चित विषय पर आते हैं, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये किस अनुच्छेद में? ये है अनुच्छेद 44 में, और ये संविधान के भाग 4 का हिस्सा है, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी कहते हैं। और डीपीएसपी का मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से गाइडलाइंस हैं, मतलब इन्हें लागू करना अनिवार्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक तरह से संविधान की आत्मा है, जो बताते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, या अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना। अच्छा। यूसीसी भी उन्हीं में से एक सिद्धांत है। एक और अनुच्छेद ने मेरा ध्यान खींचा, अनुच्छेद 330A। मुझे लगता है कई लोग इसे 300A से कंफ्यूज कर सकते हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन हो सकता है। अनुच्छेद 330A एकदम नया है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए 2023 में ही जोड़ा गया है। अच्छा, ये वो महिला आरक्षण वाला है? जी, ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 300A, वो तो संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है ना? हाँ, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। जी, एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार। पर ऐसा किया क्यों गया? एक मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने के पीछे क्या सोच थी? देखिए, इसके पीछे मुख्य वजह थी विकास परियोजनाएं।
सरकार को जब सड़क या बांध बनाने के लिए जमीन चाहिए होती थी तो बहुत दिक्कतें आती थी। लोग मौलिक अधिकार का हवाला देकर कोर्ट चले जाते थे। बिल्कुल। तो इसे कानूनी अधिकार बनाने का मतलब ये था कि सरकार जनहित के लिए आपकी संपत्ति ले तो सकती है, लेकिन एक तय कानूनी प्रक्रिया और उचित मुआवजे के साथ। मतलब विकास और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई। एकदम सही। कानूनी बदलावों की बात करें तो एक और बड़ा बदलाव हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसने किस पुराने कानून की जगह ली? इसने 1860 के भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड या आईपीसी की जगह ली है। अरे वाह, मतलब 150 साल से भी ज्यादा पुराना कानून बदला गया। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। आईपीसी अंग्रेजों के जमाने का कानून था। नई संहिता में धाराओं को 511 से घटाकर 358 कर दिया गया है और साइबर अपराध जैसे आज के जमाने के अपराधों के लिए नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं। बहुत दिलचस्प। तो ये थे संविधान और कानून से जुड़े कुछ सवाल। अब जरा देश की आर्थिक नीतियों की तरफ चलते हैं। हाँ, और आजादी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा किया जाए, और यहीं से योजना आयोग की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। सवाल था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। लेकिन अब तो ये संस्था है ही नहीं। 2014 में इसे खत्म कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। ये बदलाव क्यों जरूरी था? योजना आयोग में क्या दिक्कत थी? देखिए, योजना आयोग एक टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था। टॉप डाउन मतलब दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई जाती थीं और राज्यों को बस उन्हें लागू करना होता था। अच्छा। लेकिन भारत इतना विविध देश है कि एक ही योजना हर जगह फिट नहीं बैठती। नीति आयोग को एक थिंक टैंक की तरह बनाया गया है जो बॉटम अप अप्रोच पर जोर देता है। वो राज्यों के साथ मिलकर नीतियां बनाता है, उन पर थोपता नहीं। ये तो एक बड़ा वैचारिक बदलाव है। जी। अब उन पुरानी पंचवर्षीय योजनाओं पर आते हैं। हाँ। पहली योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास। हाँ, 1951 से 1956 तक। और ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि उस वक्त देश खाने की कमी से जूझ रहा था। लेकिन फिर तुरंत दूसरी योजना में भारी उद्योगों पर जोर दिया गया। ये इतना बड़ा शिफ्ट क्यों? ये एक सोचा समझा बदलाव था। सरकार को ये एहसास हुआ कि सिर्फ खेती से देश आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। असली ताकत तो कारखानों और उद्योगों से आएगी। तो ये अलग अलग मॉडल पर आधारित थी। हाँ, पहली योजना हेरिट डूमर मॉडल पर आधारित थी और दूसरी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी। ये महालनोबिस मॉडल क्या था? प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के ही एक महान सांख्यिकीविद थे। उनके मॉडल का सार ये था कि हमें उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के बजाय उन भारी मशीनों को बनाने पर पैसा लगाना चाहिए जो आगे चलकर और कारखाने बनाएंगे। एक लॉन्ग टर्म सोच थी। बिल्कुल। भारत को एक औद्योगिक शक्ति बनाने का लक्ष्य था। वाह। चलिए अब इतिहास और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। एक सवाल था, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति, ये कौन थे? इन्होंने लगभग 250 ईस्वी में मध्य भारत में इस साम्राज्य की नींव रखी थी। ये वो समय था जब सातवाहन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तो एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया था। और इन्होंने उसी मौके का फायदा उठाया। वाकाटक कला के बड़े संरक्षक थे। अजंता की कुछ गुफाओं का निर्माण भी इन्हीं के काल में हुआ। संस्कृति से जुड़ा एक और सवाल था, जल्लीकट्टू, ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है। हाँ, इसमें बैलों की दौड़ होती है ना? हाँ जी, पोंगल त्योहार के दौरान। और ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये वहाँ की संस्कृति और पहचान का प्रतीक बन गया है। इस पर तो परंपरा और पशु अधिकारों को लेकर काफी बहस भी हुई है। सही बात है। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्यों पर। एक सवाल था कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे पारंपरिक रूप से सिर्फ पुरुष ही करते हैं? वो है कथकली, केरल का शास्त्रीय नृत्य। कथकली। अच्छा। हाँ, इसमें पुरुष कलाकार ही महिला पात्रों सहित सभी भूमिकाएं निभाते हैं। उनका मेकअप और जो वेशभूषा होती है वो बहुत ही विस्तृत होती है और ये नृत्य रामायण महाभारत की कथाओं पर आधारित होता है। बहुत खूब। और मणिपुरी नृत्य किस देवता को समर्पित है? मणिपुरी नृत्य का केंद्र हैं राधा और कृष्ण, उनकी प्रेम लीलाओं पर, जिसे रासलीला कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को समर्पित है। जी। चलिए अब कुछ ताजा खबरों और खेल की दुनिया की बात करते हैं। 2025 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? वो थे राजीव कुमार, भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। वैसे अभी वर्तमान में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार हैं।
एक सवाल था, राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और इसका आयोजन किया था राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने। एनजीटी, ये तो पर्यावरण के लिए एक स्पेशल कोड की तरह है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ पर्यावरण से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है ताकि ऐसे मामले जल्दी सुलझ सकें। भूगोल से एक सवाल था, विंध्याचल पर्वतमाला किन 2 भौगोलिक भागों को अलग करती है? ये भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। इसके उत्तर में गंगा के विशाल मैदान है और दक्षिण में दक्कन का पठार। तो एक तरह से ये उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक सीमा है। हाँ, कह सकते हैं। और अब सबसे मजेदार हिस्सा, खेल। कुछ बड़े दिलचस्प सूत्र पूछे गए, जैसे बर्डी और ईगल, ये किस खेल से जुड़े हैं? ये दोनों गोल्फ से जुड़े हैं। गोल्फ से? हाँ, ये स्कोरिंग के तरीके हैं, जब आप उम्मीद से कम स्ट्रोक्स में गेंद को होल में डाल देते हैं। अच्छा। और पक डाउन, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। ये आइस हॉकी का शब्द है। जब रेफरी खेल शुरू करने के लिए पक को बर्फ पर गिराता है, उसे कहते हैं। और ट्रिपल एक्सल, ये सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है भी मुश्किल। ये फिगर स्केटिंग का एक बहुत ही कठिन जंप है। इसमें स्केटर हवा में 3.5 बार घूमता है और फिर एक पैर पर लैंड करता है। बाप रे। ये शब्द दिखाते हैं कि हर खेल की अपनी एक अलग भाषा, एक अलग दुनिया होती है। बिल्कुल। और आखिरी सवाल, भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? इसका जवाब है हॉकी। हॉकी? क्रिकेट नहीं, हॉकी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक कुल 13 पदक जीते हैं, जिनमें 8 तो स्वर्ण पदक हैं। 8 स्वर्ण पदक? जी। 1928 से लेकर 1956 तक तो हमारा स्वर्णिम दौर था। हमने लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे। वो एक अलग ही समय था। वाकई ये हमारी खेल विरासत का एक बहुत ही गौरवशाली अध्याय है। तो ये थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के कुछ सवाल और उनके पीछे की दुनिया। हमने राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था और संस्कृति से लेकर खेल तक की सैर की। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये है कि ये प्रश्न सिर्फ जानकारी नहीं मापते, ये हमें दुनिया को देखने का एक नजरिया देते हैं। जैसे योजना आयोग से नीति आयोग का सफर, ये सिर्फ एक संस्था का बदलना नहीं है, ये भारत की सोच का बदलना है। बिल्कुल। केंद्रीकृत योजना से सहकारी संघवाद की ओर, या फिर जल्लीकट्टू पर जो बहस होती है, वो दिखाती है कि कैसे परंपरा और आधुनिक मूल्यों के बीच हमेशा एक संवाद, एक कश्मकश चलती रहती है। सही बात है। यही वो असली समझ है जो किसी भी जानकारी को ज्ञान में बदल देती है।